नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, बैंकों का बिजनेस। हम समझेंगे कि बैंक आखिर काम कैसे करते हैं, इनके अलग-अलग मॉडल्स क्या हैं और आने वाले समय में इनका भविष्य कैसा हो सकता है। तो चलिए एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। हम सब बैंकों का इस्तेमाल तो करते हैं, रोज ही करते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये बैंक असल में पैसा कमाते कैसे हैं? ये अक्सर एक पहेली जैसा लगता है। तो आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, किसी भी बैंक को समझने के लिए ना उसकी बैलेंस शीट को समझना बहुत जरूरी है। अब ये सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है, पर है बहुत सिंपल। देखिए, एसेट्स यानी संपत्ति, ये वो पैसा है जो बैंक का अपना है, जैसे कि लोगों को दिया गया लोन। और दूसरी तरफ है लाइबिलिटीज यानी देनदारियां। ये वो पैसा है जो बैंक को दूसरों को लौटाना है, जैसे कि हम सब जो पैसा जमा करते हैं वो। तो आज हम इन सब पर बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि बैंकों का कोर इंजन क्या है, मतलब वो पैसा कैसे बनाते हैं। फिर 3 अलग-अलग तरह के बैंक ब्लूप्रिंट्स को समझेंगे। ये भी जानेंगे कि मुश्किल समय में कौन सा मॉडल बेहतर परफॉर्म करता है। फिर बात होगी नए डिजिटल बैंकों की और आखिर में बैंकिंग के भविष्य पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। किसी भी बैंक का प्रॉफिट कमाने का सबसे बेसिक तरीका क्या होता है? सबसे पहले इस टर्म को समझना जरूरी है, कॉस्ट ऑफ फंड्स। सीधा सा मतलब है वो ब्याज जो बैंक्स हमारे डिपॉजिट्स पर हमें देता है। ये बैंक के लिए समझिए एक तरह का मेन खर्चा है। और यहीं पर आता है दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म, इंटरेस्ट रेट स्प्रेड। ये सिंपली वो फर्क है, वो डिफरेंस जो बैंक लोन पर कमाता है और जो ब्याज वो डिपॉजिट पर देता है, उसके बीच का। असल में यही जो गैप है, यही बैंक का मेन प्रॉफिट है। तो पूरा प्रोसेस कुछ ऐसा चलता है। देखिए, हम जैसे लोग पैसा जमा करते हैं, बैंक उस पर हमें थोड़ा कम ब्याज देता है। फिर बैंक उसी पैसे को दूसरों को ज्यादा ब्याज पर लोन दे देता है और जो बीच का फर्क बचा, वही बन जाती है बैंक की कमाई। यही है बैंकिंग का सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल मॉडल। तो ये जो कमाई का इंजन है, ये तो सब बैंकों में लगभग एक जैसा ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे बैंक एक ही तरह से काम करते हैं। उनके काम करने के अलग-अलग ब्लूप्रिंट या मॉडल्स होते हैं। चलिए देखते हैं कि ये कौन-कौन से हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन मॉडल है रिटेल फंडेड बैंक। ये वही अपने ट्रेडिशनल बैंक्स हैं जिन्हें हम सब जानते हैं, जिनकी हर शहर में ब्रांच होती है और जो पूरी तरह से आम कस्टमर्स पर डिपेंड करते हैं। अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। इस मॉडल में बैंक के टोटल एसेट्स का करीब 62% हिस्सा लोन्स होता है और इनकी फंडिंग का लगभग 67% हिस्सा सीधे कस्टमर डिपॉजिट से आता है। यही वजह है कि इसे एक बहुत स्टेबल, एक बहुत मजबूत मॉडल माना जाता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे मॉडल पर, होलसेल फंडेड बैंक। हैं तो ये भी कमर्शियल बैंक ही, पर इनके पैसे जुटाने का यानी फंडिंग का तरीका एकदम अलग है। यहाँ सबसे बड़ा फर्क फंडिंग का ही है। आप देखिए, कस्टमर डिपॉजिट्स सिर्फ 35.5% हैं, जबकि मार्केट से लिया गया कर्ज यानी होलसेल डेट वो लगभग 37% है। मतलब ये बैंक आम लोगों से ज्यादा दूसरे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और मार्केट पर डिपेंड करते हैं। और अब तीसरा मॉडल जो कैपिटल मार्केट्स पर बहुत ज्यादा फोकस्ड है, इन्हें कहते हैं ट्रेडिंग बैंक्स। ये मॉडल तो बाकी दोनों से बिल्कुल ही अलग है। यहां साफ साफ दिखता है कि इनके पास ट्रेडिशनल लोन्स सिर्फ 25% के करीब है, जबकि इनकी आधी से ज्यादा वेल्थ, 51% से भी ज्यादा, वो ट्रेडिंग एसेट्स में लगी होती है, जैसे स्टॉक्स और बॉन्ड्स। इनका मेन काम लोन देना नहीं, बल्कि मार्केट में ट्रेडिंग करना है। तो ये थे 3 अलग-अलग मॉडल्स, लेकिन सवाल तो ये है कि असल दुनिया में, खासकर जब इकोनॉमी पर प्रेशर हो, तब कौन सा मॉडल बेहतर काम करता है। चलिए इसी का एनालिसिस करते हैं। ये चार्ट, ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। एक तरफ हैं रिटेल फंडेड बैंक्स, जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी यानी मुनाफा काफ़ी स्टेबल, काफ़ी स्थिर रहता है। और दूसरी तरफ हैं ट्रेडिंग बैंक्स, जिनका प्रॉफिट एक रोलर कोस्टर की तरह है, कभी एकदम ऊपर तो कभी एकदम नीचे। बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है। और ये नंबर, ये तो सच में चौंकाने वाला है। जब हम ट्रेडिंग बैंकों के प्रॉफिट में उनके रिस्क को भी एडजस्ट करते हैं, जिसे कहते हैं रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, तो पता चलता है कि उनका एवरेज रिटर्न असल में नेगेटिव है, -9.55%। मतलब रिस्क को अगर हिसाब में लें तो उनका सारा मुनाफा असल में घाटे में बदल जाता है। तो बैंकिंग की इस कहानी में अब एक नया मोड़ आया है, एक नया चैप्टर शुरू हुआ है, और वो है डिजिटल बैंकों का। ऐसे बैंक जिनकी कोई फिजिकल ब्रांच होती ही नहीं। अब ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये नए डिजिटल बैंक्स पैसा लाते कहाँ से हैं।
तो देखिए, इनकी फंडिंग का 80% हिस्सा रिटेल डिपॉजिट से आता है, यानी आम कस्टमर्स से। तो एक तरह से ये ट्रेडिशनल रिटेल मॉडल जैसा ही है, बस बिना ब्रांच के। तो यार, दोनों मॉडलों में कुछ सीधे सीधे फर्क हैं। डिजिटल बैंकों की कोई ब्रांच नहीं होती, तो उनका बड़ा खर्चा रियल एस्टेट पर नहीं बल्कि आईटी और मार्केटिंग पर होता है। उनकी फंडिंग भी ऐसे कस्टमर्स से आती है जो ज्यादा ब्याज के लिए आसानी से बैंक स्विच कर लेते हैं, जो उन्हें थोड़ा अनस्टेबल बनाता है। और शायद यही वजह है कि फिलहाल ये ट्रेडिशनल बैंकों जितने प्रॉफिटेबल नहीं हैं। तो इन सारे बदलावों को देखते हुए सवाल उठता है कि पूरे बैंकिंग इकोसिस्टम का भविष्य आखिर कैसा नजर आता है। ये टाइमलाइन ना बैंकिंग की पूरी कहानी को बड़े अच्छे से दिखाती है। देखिए, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले बैंक्स तेजी से होलसेल फंडिंग की तरफ जा रहे थे, लेकिन क्राइसिस के बाद इंडस्ट्री वापस ट्रेडिशनल और ज्यादा सेफ रिटेल मॉडल पर लौट आई। और आज डिजिटल बैंक्स इस पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे रहे हैं। ये तस्वीर आज के माहौल को बिल्कुल सही तरीके से दिखाती है। बैंकिंग आज नई टेक्नोलॉजी, नए कंपटीशन और नए जोखिमों के दौर से गुजर रही है। और यही हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर ले आती है। सोचिए, जैसे जैसे बैंकिंग बॉर्डरलेस होती जा रही है, डिजिटल बैंक्स दुनिया भर में फैल रहे हैं और पैसा एक देश से दूसरे देश में बस एक क्लिक पर जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि हमारे पैसे की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी? अगर कोई डिजिटल बैंक एक देश में मुश्किल में पड़ता है, तो क्या उसका असर दुनिया के दूसरे कोने में बैठे उसके कस्टमर्स पर नहीं पड़ेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसका जवाब आने वाले समय के रेगुलेटर्स को ढूंढना ही होगा।